ज्यादा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हमेशा से ही पूछा जा रहा है। सदियों से। हाँ, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारा जरिया होगी एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी। जहाँ यही बहस एक तोते और एक मैना के बीच छिड़ जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तोते मैना की कहानी नहीं है ना, ये तो एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर दो और कहानियां हैं। हाँ, दो बहुत ही स्याह कहानियां। और हर कहानी अपने पक्ष को साबित करने के लिए इंसान के स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करती है। तो थोड़ा माहौल बनाते हैं। कहानी है भोगवती नगरी की, जहाँ के राजा हैं रूप सिंह। उनके पास चिंतामणि नाम का एक बहुत ही समझदार तोता है और उधर मगध की राजकुमारी है चंद्रावती, जिनके पास मदन मंजरी नाम की एक मैना है। अच्छा। अब किस्मत और ज्योतिष, इन दोनों के मेल से राजा और रानी की शादी हो जाती है। और इसके साथ ही उनके जो प्यारे पक्षी हैं, तोता और मैना, उनकी भी शादी करा दी जाती है। और दोनों को एक ही सोने के पिंजड़े में रख दिया जाता है। और यहीं से असली किस्सा शुरू होता है। हाँ, असली किस्सा। एक दिन पिंजड़े में दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। अच्छा, किस बात पर? मैना कहती है आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोता ये सुनकर वो तुरंत पलटवार करता है कि नहीं, औरतें ज्यादा पापी होती हैं। हाँ, वो कहता है औरतें झूठी होती हैं, लालची होती हैं और कत्ल करने से भी नहीं हिचकिची। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ इन कहानियों को सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इनके तर्क को समझना, ये देखना कि ये कहानी अपना पक्ष साबित करने के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक दाव पेच इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में उस फैसले का विश्लेषण करना जो सदियों से सुनाया जा रहा है। चलिए फिर तो शुरू करते हैं मैना के आरोप से। जब राजा ने दोनों से झगड़े की वजह पूछी तो मैना ने कहा, महाराज, मर्दजात भरोसे के काबिल नहीं होती। और अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक कहानी सुनाई। तो यहाँ से पहली कहानी शुरू होती है, जो एक तरह से पुरुषों के पापों पर एक केस स्टडी है। कहानी है इलापुर नगर के महाधन सेठ के बेटे की। वो लड़का बड़ा होकर जुआरी बन गया। बाप के मरने के बाद उसने सारी जायदाद सब कुछ जुए में उड़ा दिया। शुरू से ही किरदार की नींव कमजोर है। बिल्कुल। जब कुछ नहीं बचा तो वो शहर छोड़कर चंद्रपुरी पहुंच गया। यानी कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे किरदार से हो रही है जो अपनी सारी नैतिक जिम्मेदारियां एक तरह से भुला चुका है। हाँ, चंद्रपुरी में वो हेमगुप्त नाम के एक साहूकार से मिला और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अच्छा, क्या कहानी? कहा कि मैं एक सौदागर का बेटा हूँ, जहाज से व्यापार करने निकला था, लेकिन तूफान में सब डूब गया। बस अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक क्लासिक विक्टिम कार्ड खेलना, लोगों की सहानुभूति हासिल करने का सबसे आसान तरीका। और हेमगुप्त उसकी बातों में आ भी गया। उसने न सिर्फ उसे अपने घर में पनाह दी, बल्कि कुछ ही दिन में अपनी बेटी रत्नावती से उसकी शादी भी कर दी। अरे वाह! और कुछ समय बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ विदा होने लगा तो ससुर ने उसे खूब सारा धन और एक दासी भी साथ में दी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। हाँ, और वो बहुत भयानक है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वहां वो एक के बाद एक कई भयानक काम करता है। जैसे कि? पहले अपनी पत्नी रत्नावती से कहता है कि खतरा है, सारे गहने उतार दो। फिर कहारों को लौटा देता है। उसके बाद दासी की हत्या करके उसे कुएं में फेंक देता है। क्या? और आखिर में अपनी पत्नी रत्नावती को भी उसी कुएं में धकेलकर सारा धन लेकर अकेला आगे बढ़ जाता है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। ये जो अपराध है, ये सिर्फ लालच का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या है? उससे लगता है कि वो इस धन का हकदार है और ये औरतें, उसकी पत्नी और दासी, ये सिर्फ रास्ते का रोड़ा हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। सही कहा। ये उसके किरदार की गहराई को दिखाता है, ना कि सिर्फ उसके लालच को। ये तो कहानी का एक सिरा है। कोई सोचेगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा? रत्नावती किसी तरह बच जाती है। एक मुसाफिर उसकी आवाज सुनकर उसे कुएं से निकालता है और घर पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात होती है। क्या? घर पहुंचकर वो अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। एक मिनट, वो उस पति को बचाने के लिए झूठ बोलती है जिसने अभी अभी उसे मारने की कोशिश की थी? ये तो समझ से परे है। यही तो। वो अपने माँ बाप से कहती है कि हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, उन्होंने दासी को मार डाला और मुझे कुएं में फेंक दिया। अब सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह शायद उस दौर की सामाजिक संरचना में छिपी हो सकती है। एक स्त्री का सम्मान उसके पति से जुड़ा होता था। ये मान लिया जाता था कि अगर पति ने उसे छोड़ दिया तो जरूर स्त्री में ही कोई खोट होगी।
तो शायद रत्नावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या इस उम्मीद में कि शायद उसका पति सुधर जाए, ये कहानी गढ़ी हो सकता है। ये एक तरह से उस दौर की औरतों की बेबसी को भी दिखाता है। और उसका पति लौटकर आता भी है, लेकिन कैसे? शहर पहुंचकर वो सारे गहने फिर से जुए में हार जाता है। फिर से? हाँ, जब पाई पाई को मोहताज हो जाता है तो बेशर्मों की तरह वापस अपनी ससुराल पहुंचता है। और रत्नावती उसे माफ कर देती है। वो उसे माफ कर देती है और उसका बाप भी दामाद को दोबारा घर में रख लेता है। यानी उसे दूसरा मौका दिया जाता है, एक ऐसा मौका जिसका वो शायद हकदार नहीं था। और वो उस मौके का क्या करता है, ये इस कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। एक रात जब रत्नावती गहने पहने सो रही होती है, वो छुरी से उसकी हत्या कर देता है, गहने उतारता है और हमेशा के लिए भाग जाता है। मतलब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? जिस पत्नी ने उसकी जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई, उसी को मार डाला। कहानी खत्म करके मैना राजा से कहती है, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। उफ। तो मैना की कहानी तो बहुत ही भयानक थी। इसने पुरुषों को पूरी तरह से खलनायक बना दिया। जाहिर है तोता इस बात से सहमत नहीं था। बिल्कुल नहीं। राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके पास भी अपना एक मजबूत तर्क था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब तोते की बारी है ये साबित करने की कि औरतें ज्यादा पापी होती हैं। तोता कहता है स्त्री झूठी, लालची होती है और अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकती है। अच्छा। वो कहानी सुनाता है कंचनपुर के सेठ सागर दत्त के बेटे श्री दत्त की। उसकी शादी श्री विजयपुर के सोमदत्त की बेटी जयश्री से हुई थी। ठीक है। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया और 12 साल तक नहीं लौटा। 12 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ। कहानीकार ने जानबूझकर इतना लंबा गैप रखा है ताकि पत्नी के अगले कदम को एक तरह की वजह मिल सके। सही कहा। इस बीच जयश्री एक पराये मर्द पर मोहित हो जाती है और अपनी सखी की मदद से हर रात उससे छिपकर मिलने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक श्रीदत्त घर लौट आता है। 12 साल बाद? हाँ। और पति को देखकर जयश्री को खुशी नहीं बल्कि बहुत दुख होता है। उस रात थका हारा पति तो सो गया, लेकिन जयश्री उठकर अपने प्रेमी से मिलने निकल पड़ी। अब देखिए, यहाँ कहानीकार ने एक बहुत चालाक तकनीक का इस्तेमाल किया है। वो क्या? मैना की कहानी में गवाह सिर्फ मैना थी, जो एक पक्षपाती गवाह हो सकती है, लेकिन इस कहानी में घटनाओं के कई गवाह हैं। कौन कौन? एक चोर जो जयश्री का पीछा कर रहा है और पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चोर पीछे पीछे उसकी सहेली के घर पहुंचता है, लेकिन वहां एक और हादसा हो चुका होता है। क्या हो गया? जयश्री के प्रेमी को सांप डस लेता है और वो मरा पड़ा होता है। अरे, कहानी में एक और नाटकीय मोड़। बिल्कुल। जयश्री समझती है कि वो सो रहा है। वो जैसे ही उसके पास जाती है, एक अजीब घटना घटती है। आंगन में जो पीपल का पेड़ है, हाँ, जिस पर पिशाच बैठा है, वही उस पेड़ पर बैठा पिशाच उस मुर्दा शरीर में घुस जाता है और जयश्री की नाक काट लेता है। क्या? नाक काट लेता है? हाँ। फिर वो पिशाच शरीर से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठता है। एक मिनट, ये पिशाच वाला एंगल कहाँ से आ गया? कहानी तो यथार्थवादी चल रही थी। यही तो इस कहानी का मनोवैज्ञानिक दाव है। देखिए, कहानीकार चाहता तो चोर से ही कोई ऐसी हरकत करवा सकता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पिशाच को लाकर वो कहानी में एक अलौकिक और दैवीय न्याय का तत्व जोड़ रहा है। ये एक तरह से इस बात पर मोहर लगा रहा है कि स्त्री का पाप सिर्फ इंसानी नजर में नहीं बल्कि दैवीय नजर में भी पाप है। अच्छा, ये सुनने वाले को स्त्री के खिलाफ करने की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, तो कटी नाक के साथ रोती बिलखती जयश्री अपनी सहेली के पास जाती है, जो उसे एक शातिर सलाह देती है। क्या सलाह? वो कहती है, घर जाओ और जोर जोर से रोना। जब लोग पूछें तो कह देना कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। यानी अपराध को छिपाने के लिए एक बेगुनाह पर इल्जाम लगा दो, और वो भी ऐसा इल्जाम जिसकी सजा मौत हो सकती है। उसने ऐसा ही किया। घर में कोहराम मच गया। लड़की के घरवाले कोतवाल को बुला लाए और मामला राजा के पास पहुंच गया। लड़की की कटी नाक और आंसू देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने बिना कोई जांच पड़ताल किए श्रीदत्त को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। किंतु तभी वो चोर, जो सब कुछ देख रहा था, हाँ, वो आगे आया। उसने राजा को पूरी सच्चाई बताई और सबूत के तौर पर कहा, महाराज, अगर यकीन ना हो तो जांच करवाइए। उस स्त्री की कटी हुई नाक उस मरे हुए प्रेमी के मुंह में मिलेगी। अरे बाप रे! जांच हुई तो बात सच निकली। तो एक चोर ने, जो खुद एक अपराधी है, एक बेगुनाह की जान बचाई। कहानी में नैतिकता की परतें बहुत जटिल हैं। बिल्कुल।
राजा ने जयश्री का सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर शहर से बाहर निकलवा दिया। कहानी खत्म करके तोता बोला, महाराज ऐसी होती हैं औरतें। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, दोनों ही अपने अपने तरीके से भयानक है। बहुत ज्यादा। एक में पुरुष लालच में अंधा होकर हत्यारा बन जाता है, दूसरी में स्त्री अपनी वासना को छिपाने के लिए एक बेगुनाह को मौत की सजा दिलवाने पर तुल जाती है। और यहीं पर कहानी का असली ढांचा सामने आता है। ये तोता मैना की कहानी असल में बेताल पचीसी की एक कहानी है, जिसे एक बेताल राजा विक्रमादित्य को सुना रहा है। कहानी खत्म करके बेताल राजा से पूछता है, राजा अब बताओ, दोनों में ज्यादा पापी कौन है, वो पुरुष या ये स्त्री? ये इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि बेताल पचीसी का नियम क्या है। क्या है नियम? ये 11वीं सदी की कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें राजा को बेताल द्वारा सुनाई गई कहानी के अंत में एक पहेली सुलझानी होती है। अगर राजा ने सही जवाब दिया तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता है, और अगर राजा जवाब जानकर भी चुप रहा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये ढांचा राजा को एक नैतिक फैसला लेने पर मजबूर करता है। तो राजा विक्रमादित्य क्या जवाब देते हैं? राजा कहते हैं स्त्री। स्त्री। बेताल पूछता है, वो कैसे? उस आदमी ने तो अपनी पत्नी और दासी 2 लोगों की जान ली थी। और यहाँ राजा का तर्क बहुत दिलचस्प है, और वही इस कहानी के संदेश को परिभाषित करता है। राजा का तर्क अपराध की गिनती या गंभीरता पर आधारित नहीं है। हाँ, राजा कहता है, मर्द चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वो ज्यादा पापी है। अब राजा के इस धर्म वाले तर्क को समझना जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ इसका मतलब है एक तरह का आंतरिक नैतिक कंपास या ज़मीर। कहानी का तर्क ये है कि महाधन सेठ के बेटे ने जो भी किया वो अपनी बुरी आदत यानी जुए के नशे में किया, लेकिन जयश्री ने जो किया वो अपने मूल स्वभाव और चरित्र के कारण किया। उसे धर्म अधर्म का कोई ख्याल ही नहीं था। ये एक बहुत ही पक्षपाती परिभाषा है जो उस समय के सामाजिक नजरिए को दर्शाती है। लेकिन ये तर्क तो अपराध की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। एक तरफ 2 हत्याएं हैं और दूसरी तरफ हत्या का एक झूठा आरोप। बिल्कुल। क्या सिर्फ धर्म का विचार होने की संभावना से हत्या जैसा अपराध छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं इस कहानी का असली मकसद सामने आता है। ये कहानी न्याय के बारे में कम और उस दौर के सामाजिक पूर्वाग्रहों के बारे में ज्यादा है। अच्छा। राजा का फैसला अपराध के सबूत पर नहीं, बल्कि लिंग के आधार पर बने चरित्र के अनुमान पर आधारित है। ये हमें बताता है कि उस समय की न्याय प्रणाली में, खासकर जब एक स्त्री का चरित्र सवालों के घेरे में हो, तो धारणाओं को सबूत से ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारे पास 2 अतिवादी कहानियां हैं। एक पुरुष को शैतान बताती है, दूसरी स्त्री को। और अंत में फैसला भी एक ऐसी दलील पर आधारित है जो आज के दौर में शायद ही किसी अदालत में टिक पाए। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी बहस 2 जटिल और अंधकारमयी कहानियों को जन्म देती है, जो मानवीय स्वभाव के सबसे बुरे पहलुओं को सामने रखती हैं। सही कहा। एक कहानी क्रूरता और लालच की है, तो दूसरी वासनाओं और धोखे की। और दोनों ही कहानियां अपने अपने किरदारों को किसी भी तरह की सहानुभूति देने से इनकार कर देती हैं। और कहानी के अंत में बेताल राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट हो जाता है और वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। और राजा उसे फिर से लाने चल पड़ता है। ये सवालों और जवाबों का एक अंतहीन चक्र है। यही बेताल पचीसी की कहानियों की खासियत है। हर कहानी एक पहेली है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी में राजा के जवाब को सही मान लिया गया क्योंकि इससे कहानी की शर्त पूरी होती है। लेकिन जरा सोचिए, कहानी राजा को ये चुनने पर मजबूर करती है कि दोनों में से ज्यादा पापी कौन है। पर क्या हो अगर असल सवाल ये ना हो? मतलब क्या हो अगर असली सवाल ये हो कि ये दोनों कहानियां हमें इंसानी स्वभाव के बारे में क्या बताती हैं? क्या ये सच में पुरुष बनाम स्त्री की लड़ाई है, या ये इस बात पर एक डरावनी टिप्पणी है कि लालच, वासना और धोखा किसी भी इंसान को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, कितना गिरा सकता है?